In today's class, what I have today I have to cover इवान बुनिन का जो वर्क द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, तो वर्क है द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। और ये जो वर्क है किसका है, इवान बुनिन का, द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। एंड यू आर गेटिंग हियर कि दिस वर्क द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो रिमेंबर दैट वी आर कवरिंग हु, वी आर कवरिंग या वी आर गोइंग through we are just we are have taken a particular writer, Russian writer, yeah, a series I have delivered, and in today's class I to cover Ivan Bunin, a well known, a famous Russian writer, और उनका वर्क हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उनके कई टेक्स्ट को मैंने कवर किया, आज हम उनकी एक शॉर्ट स्टोरी को कवर करेंगे जिसका नाम क्या है, द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। एंड इट्स अ शॉर्ट स्टोरी बाय हुम, बाय नोबेल प्राइज विनिंग रशियन ऑथर इवान बुनिन। और ये शॉर्ट स्टोरी उन्होंने 1915 में लिखा था। दिस इज द कवर पेज ऑफ दैट बुक। सो यू गेट हियर कि द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी written by Russian author Ivan Bunin, who got Nobel Prize, and this work published in written in 1915 and published same year in Moscow। उसी साल जो है ये मॉस्को में पब्लिश भी होता है। In the fifth volume of Slovo Word Anthology, Slovo Word Anthology में पब्लिश होता है। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डीएच लॉरेंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में डीएच लॉरेंस ने किया था। एंड वी नो इट वेरी वेल कि जो डीएच लॉरेंस है, ही वाज अ वेल नोन नॉवलिस्ट। वह एक बहुत अच्छे नॉवलिस्ट रहे हैं, अ वेल नोन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका जो ट्रांसलेशन है डीएच लॉरेंस ने किया हुआ है विद सामुएल Kotiliansky। The story is one of Bunin's best known and regarded as classic। ये स्टोरी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की। स्टोरी का टाइटल क्या है, द जेंटिलमैन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को बाय इवान बुनिन। आई पुट इट इन सर्कल। Again, I would like to tell you that the author is Ivan Bunin, a well-known Russian writer who got Nobel Prize for Literature. The story was written in 1915. Same year it was published in Moscow. And in English it was translated by whom? In English it was translated by D.H. Lawrence, David Herbert Lawrence, a well-known novelist, poet and short story writer in English। फिर बाकी उसका किताब है, उसका कवर पेज है, 1922 का एडिशन का है। अब उसके बाद एक पॉइंट आप ये देखेंगे, इसका ओरिजिनल टाइटल है कंट्री रसिया, लैंग्वेज रसियन। पब्लिश्ड कहाँ पे हुआ था, स्लोवो नंबर 5 में। ये हो सकता है कि कोई जर्नल रहा हो स्लोवो, उसके वॉल्यूम या नंबर 5 में आया हुआ हो। पब्लिकेशन डेट 1915। इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ, 1922 में। तो एट अ ग्लांस यू केम टू नो कि इंग्लिश में 1922 में पब्लिश हुआ, रशियन लैंग्वेज 1915 में पब्लिश हुआ, उसी साल ये लिखा भी गया था। सो दीज इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग हियर। नाउ अगर आप इसका थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है, तो क्या बताया गया, जो सबसे पहले कवर करना है वो इस चीज को कवर करना है कि इसका सिनॉप्सिस क्या है या इसमें किस चीज को लेकर के बात की गई है। इसमें 50 ईयर ओल्ड अमेरिकन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, एक 58 साल का अमेरिकन है, मतलब एक आदमी या पर्सन है जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से बिलोंग करता है। हैविंग एक्वायर्ड अ ग्रेट फॉर्च्यून, उसका अपना नेम फेम है। सेट्स ऑफ विद हिज वाइफ एंड डॉटर ऑन अ वर्ल्ड टूर। वह कहाँ पर निकलता है, सेट्स ऑफ, सेट्स ऑफ माने रवाना हो जाता है। वह रवाना हो जाता है अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ एक वर्ल्ड टूर पे। द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट टूर, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टूर। ऑन अ वर्ल्ड टूर, वह वर्ल्ड टूर पे रवाना हो जाता है। आफ्टर अ लग्जूरियस क्रूइज, आफ्टर अ लग्जूरियस क्रूइज
सो यू आर गेटिंग इट हियर, व्हाट यू आर गेटिंग इट कि उसमें उन्होंने ये बताया है, क्या बताया है, आफ्टर अ लग्जूरियस क्रूज दे अराइव इन नेपल्स, वे कहाँ पे आते हैं, नेपल्स पहुंचते हैं, वेयर ही इज डिसमेड बाय द where he is dismayed by the unusually bad winter weather, और वहां पे उनको बैड विंटर वेदर, मतलब जो वेदर है वो काफी बैड विंटर है और उससे उनको काफी डर लगता है, डिसमे फियर, and finds that the city does not meet his expectations, और उनका ये कहना है कि जिस उम्मीद को लेकर के वे इस शहर को आए थे वह शहर उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, जो है कि वहां पे था बैड वेदर और बैड विंटर वेदर। देन दे गो टू कैप्री, वे उसके बाद कैप्री चले जाते हैं, वेयर ही एब्रप्टली डाइज इन द लॉबी ऑफ हिज फैंसी होटल causing a stir among the rich clientele. The second half of the story is concerned with the change in the once differential staff's attitude toward the gentleman and in the dehumanizing, it's a very significant point, dehumanizing way in which his body is treated as it makes its journey out of Italy. So you get here what you get here कि जो स्टोरी है वह स्टोरी किसकी है, 58 साल का एक ओल्ड अमेरिकन है जो सैन फ्रांसिस्को से बिलोंग करता है, वह अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ जो है रवाना होता वर्ल्ड टूर पर। और किससे रवाना होता, एक लग्जूरियस क्रूज से, लग्जूरियस क्रूज से वह कहाँ पहुंचता है, नेपल्स पहुंचता है, नेपल्स इट्स आल्सो द सिटी। लेकिन वहां पे जब वो पहुंचता है तो उसके सामने प्रॉब्लम क्या आती है, बैड विंटर वेदर, and he expected that he will be in Naples and the weather will be a sweet weather, a pleasant weather। लेकिन वो जो है क्या होता है कि वहां पाता है कि it was not a sweet, it was not a pleasant weather and what he expected he didn't find। फिर वह जो है उस चीज को वहां से क्या करता है, छोड़ करके चला जाता है और वहां पर से कहा जाता है कैप्री में जाता है, जहां पे उसकी जो है मौत हो जाती है इन द लॉबी ऑफ हिज फैंसी होटल, उसी जिस होटल में वह ठहरा रहता है वहां उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जो है कहानी रियल में शुरू होती है कि लोग उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, जबकि जब जब तक वो जीवित था तो बहुत जेंटलमैन ऐसा वैसा, मतलब जितने भी लोगों का काम किया, all these things you find, but after his death you find what की dehumanization, उसकी बॉडी के साथ जिस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, जिस हिसाब से फैमिली को ट्रीट किया जाता है, तो यू फाइंड की डीह्यूमनाइजेशन, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। तो कोई इसमें ऐसा वो नहीं है, यू आर जस्ट गेटिंग की especially the nature of the people, the nature of the people, and how the people become dehumanized, how they start to behave, in what way they treat the people, इस तरह की तमाम चीजें लेकर के हम देख सकते हैं किस तरह की चीजें होती है। तो 58 साल का ओल्ड अमेरिकन सैन फ्रांसिस्को से आया है, हैविंग एक्वायर्ड अ ग्रेट फॉर्च्यून, दिस थिंग्स यू सी। बाकी यहाँ पे ऊपर जो दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है कि उस पे हम आपसे बात करें। तो मैं कुल मिलाकर के बताना चाहूंगा कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल आप कह सकते हैं कि वर्क रहा या उनका स्टोरी रही है। और इस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में इस तरह की चीजें काफी हद तक ऐसा लगता है कि दिस थिंग्स हैपेंड इन द लाइफ ऑफ इवान बुनिन, इवान बुनिन के जीवन में ऐसा लगता है कि ये सब चीजें घटित हुई थी, तो उसको लेकर के उन्होंने बात किया। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसको हम लोगों ने कवर किया, और उस शॉर्ट स्टोरी का जो नाम है वो मैंने आपको बताया कि कैसे है, कब लिखा गया, रसियन लैंग्वेज में कब पब्लिश हुआ, और देन आई टोल्ड यू अबाउट की क्या क्या चीजें रही है। तो इसको कवर करने के बाद वी विल कवर द नेक्स्ट वर्क, वो भी शॉर्ट स्टोरी है, एक और है उनका, लेट मी जस्ट सेव एंड एग्जिस्ट नाउ, जस्ट टेलिंग यू another work, sharing with you PDF file, continue. Yeah, I have to take this dark avenue.
Dark Avenue I have to cover. So you are getting what? You are getting ki I have to take Dark Avenue. If the sheet is visible, let me know. Is it visible? Yeah. Okay, Suman. Okay, Archan. Okay. So you are getting कि another work of this man, एक दूसरा वर्क इस आदमी का हम लोग कवर करेंगे, that is डार्क एवेन्यू. डार्क एवेन्यू हम लोग कवर करेंगे. डार्क एवेन्यू ये क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय नोबेल प्राइज विनिंग रशियन ऑथर इवान बुनिन. चूंकि पूरा वर्क उन्हीं का कवर किया जा रहा है, तो इस समय भी यू आर गेटिंग कि इवान बुनिन का कब से कब लिखा गया? 37 से लेकर के 44 के बीच में लिखा गया. So again, I would like to tell you that Dark Avenues is the collection of short stories written by Nobel Prize winning Russian author Ivan Bunin, written in 1937 to 1944. कहाँ पे लिखा गया? ग्रास, फ्रांस में. In ग्रास, फ्रांस में. The first 11 stories were published in New York City, United States. शुरू की जो 11 कहानियां इसमें है वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश हुआ है 1943 में. द बुक्स फुल वर्जन, पूरा जो बुक है उसमें कितना स्टोरीज है? 27 स्टोरीज एडेड टू द फर्स्ट 11. और जो शुरू में आया था उसमें 11 स्टोरी थी, तो बाद में और जोड़ा गया. तो इन दिस वे यू कम टू नो कि इस पूरी किताब में 27 स्टोरीज है, और ये 27 स्टोरीज में 11 शुरू में था, बाद में और जोड़ा गया है. केम आउट इन 1946 इन पेरिस. और जो 27 स्टोरीज पूरा इंक्लूड करके पब्लिश हुई है 1946 में पेरिस में पब्लिश हुआ है, और इसका नाम क्या रखा गया? डार्क एलिस. The only book in the history of Russian literature devoted entirely to the concept of love. It's a very significant point. Concept of love. और उन्होंने क्या बता दिया कि the only story रशियन लिटरेचर में है जो डिवोटेड है. किसको डिवोटेड है? It's devoted to the concept of love. So here you get what? Here you get ki Dark Avenues collection of short story, and this collection of short story is written by who? Written by Nobel Prize winning author Ivan Bunin, and it published written in from 1937 to 1944. और 11 कैसे शुरू में आया? फ्रांस में पब्लिश हुआ. यू गेट इट. देन उसके बाद जो है नहीं, न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ. फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट आपका पेरिस में पब्लिश हुआ. और इट इज सेड दैट कि डार्क एलिस ये क्या है? इट्स द ओनली बुक इन द हिस्ट्री ऑफ रशियन लिटरेचर डिवोटेड entirely to the concept of love. Is regarded in Russia as Bunin's masterpiece. These stories are characterized by dark, erotic, license and love affair. Dark, erotic, love affair that are, according to James B. Woodward, marked by a contradiction that emerges from the interaction of a love that is enamored in sensory experience. So you find कि there is a love affair, लेकिन concept of love, but this love affair, how it has been presented, dark, erotic, love affair को इसमें रखा गया है. Then you are getting the next page की क्या क्या है. Only the titles of the 1946 edition. करें जब 1946 वाला एडिशन आया था, तो उसमें जो 46 वाले एडिशन में था, are here included one world classics deluxe edition. जो टाइटल 46 वाला था वही जो है एडिशन 2008 के एडिशन में रखा गया, या वही टाइटल. और उसमें जो है 2008 वाले में एक जोड़ा गया मिस क्लारा और आयरन कोड, ये एक स्टोरी जोड़ी गई है. एंड यू गेट हियर की जो ये स्टोरी का कलेक्शन है वॉल्यूम 1 में कौन कौन सा स्टोरी है. आई विल नॉट रीड द होल स्टोरी, लेकिन जो पहला वाला डार्क एवेन्यूज है उसे मैं पढ़ूंगा. डार्क एवेन्यूज को का मतलब है कि डार्क एवेन्यू, डार्क एलिस न्यूयॉर्क में आया 1943 में. द शॉर्ट स्टोरी एंड द कलेक्शन टुक इट्स टाइटल फ्रॉम टू लाइन्स ऑफ अ पोयम. यह जो टाइटल लिया गया है यह है एक पोएट है, उनकी 2 लाइन से लिया गया है. और उनके पोएट का क्या नाम है? निकोलाई ओगारियोव.
Nikolai Ogaryov's poem and ordinary story. So you are getting here कि Dark Avenue या Dark Alleys, the title has been taken from two lines of a poem written by Nikolai Ogaryov's poem and ordinary story. Nearby the scarlet dog rose was blooming. There was an alley of dark lime tree. And what are these two lines? Nearby the scarlet dog rose was blooming. There was an alley of dark lime tree. So you get here what you get here the word alley. You get here these things की उसको यहाँ पे रखा गया. फिर आप देखते हैं कि वॉल्यूम 1 में क्या क्या स्टोरीज रही है. काउकासस का है, अब बैलड है, ये सब उसका रहा है. तो वॉल्यूम 1 में डार्क एवेन्यूज पहला स्टोरी था, लेकिन डार्क एवेन्यूज क्यों टाइटल रखा गया, कहाँ से लिया गया, उसका जो टाइटल है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पोएट्स पोएम. And what is the name of the poet? The name of the poet is Nikolai Ogaryov. और उसका पोयम का टू लाइन्स है जिसमें एन ऑर्डिनरी स्टोरी, दिस इज द नेम ऑफ द पोयम. एंड व्हाट आर दीज टू लाइन्स? नियर बाय द स्कारलेट डॉग रोज वाज ब्लूमिंग, देयर वाज एन एली ऑफ डार्क लाइम ट्रीज. बाकी ये सब टाइटल है. काउकासस, अ बैलड, स्टायोपा, म्यूज, द लेट आर. वॉल्यूम 2 में जो है रूसिया है. Then you find a beauty, Antigona, Wolves, Zoeka and Valera, Galia, Ganskaya. These are the names and nothing you have to do. अगर उतना कवर कर लेते कुछ नहीं. वॉल्यूम 0 में ये नेम है, ये नेम है, ये नेम है, ये नेम है, दिस इज द रेवेन. सब तो नाम ही रहा. आज का कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है, बट थोड़ा सा ये पता था कि इनका दो वर्क में क्या क्या है. तो यू आर गेटिंग इट हियर. इसका हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. दिस 7 and 8. In 1942, when most of the European Russian immigrants were hastily preparing to flee for America, Bunin with his wife Vera Burumzeva, destitute as they were, decided to stay in France. तो ये अपनी वाइफ के साथ, ये भी जब 1942 में रूस की हालात अच्छे नहीं थे, स्टालिन और लेनिन का जमाना चल रहा था, तो बहुत सारे लोग वहां से अमेरिका भाग के चले गए. तो बुनिन भी अपना वतन छोड़ देते और कहाँ जाते? ही वेंट टू फ्रांस. उस समय एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था एंड्री सेडिक. वो जो है बुनिन से मिलने गए बिफोर डिपार्टिंग टू द यूएसए, कि वो यूएसए जाए, फ्रांस से यूएसए जाए, उससे पहले एक जर्नलिस्ट उनसे मिलने जाते हैं. As he was ready to leave the house, the writer said to him. जैसे ही वो अपना घर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा, क्या कहा कि लास्ट ईयर आई रोड डार्क एलिस, अभी पिछली साल मैंने ये कहानी लिखी हुई है, अ बुक अबाउट लव, या लव के बारे में है. देयर इट इज ऑन द टेबल, और ये टेबल पर है. व्हाट आई एम आई टू डू विद इट हियर? टेक इट विद यू टू अमेरिका, हु नोज मे बी यू विल मैनेज टू पब्लिश. उन्होंने कहा मैं इसका क्या करूंगा, आप इसे अमेरिका अपने साथ लेके जाइए और हो सकता है इसे वहां पब्लिश कर सके, क्योंकि रूस के हालात ऐसे नहीं कि यहाँ पे पब्लिश हो सकेगा. ये बात उन्होंने एक जर्नलिस्ट से कहा था कि आई हैव रिटन दिस एंड दिस स्टोरी इज ऑन द टेबल, just take it and just go with this manuscript to America, maybe in near future it will be published by you. तो 1943 में जब ये पब्लिश होता है, इसका 600 कॉपीज आती है न्यूयॉर्क में. उसमें बता रही 1943 600 copies of the book were printed by a small New York publishing company, Novaya Zemlya, Newland. Out of 20 stories, took with him only 11 were included. कह रहे कि जो उस समय उन्होंने 20 स्टोरी लिखी थी, 20 में से केवल 11 को ही पहले वॉल्यूम में शामिल किया गया. वो 11 कौन कौन सी है? डार्क एलिस है, काउकासस है, द बैलड है, द वॉल है, म्यूज है, लेट आर है, रूसिया, टान्या, इन पेरिस, नटालिन एंड अप्रैल. ये सब का सब रखा गया है. डार्क एलिस फुल वर्जन करें डार्क एलिस में जो 38 स्टोरीज है, केम आउट इन 1946 इन पेरिस, और उस समय 2000 कॉपीज इसका आया हुआ था. जून 1945 द बुक वाज प्रीमियर्ड एट अ पब्लिक रिसाइटल
सो यू गेट हियर कि उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बताया कि फर्स्ट वॉल्यूम में 11 स्टोरी आया था, उन्होंने 20 लिखा हुआ था, बाद में जो फाइनल वर्जन आता है 38 स्टोरीज उसमें शामिल किया गया 1946 में पेरिस में जो है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड एंड दिस इज द लास्ट पेज की जिसमें ये चीजें हम लोग अभी बात कर चुके थे, और इस तरह से कुछ नहीं, बट यू गॉट ओनली दीज थिंग की व्हाट वाज द हिस्ट्री, अंडर व्हाट सिचुएशन ही रोट इट, कैसे उन्होंने लिखा, क्या उन्होंने किया, किस तरह की चीज। सो इन दिस वे टुडे वी हैव कवर्ड इवान बुनिन, और आज इवान बुनिन को हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें उनके 2 वर्क को लिया गया एंड यू गॉट सम इंफॉर्मेशन। बी रेडी फॉर द टेस्ट फ्रॉम 1 जून।